फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 13वां भाग है। अगर आप मुझसे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अंश की बात सुनकर आरोही ने गुस्से में कहा, आपने अभी अभी मुझे जान कहा। अब तो आप रूही को देखने बिल्कुल नहीं जा सकते। यह सुनकर अंश ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब से मैं तुम्हें जान नहीं कहूँगा। अब तो मुझे जाने दो। रूही से मिलने मुझे उसे देखना है। उसे जिद करते देखकर आरोही ने गुस्से में कहा, मैंने एक बार कहा ना आपसे, आप रूही से नहीं मिल सकते, मतलब नहीं मिल सकते। फिर क्यों आप जिद कर रहे हो? प्लीज़ आप यहाँ से अपने घर चले जाइए। मुझे और गुस्सा मत दिलाइए। मैं अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता फिर मैं आपके साथ क्या कर बैठूंगी। आप चले जाइए यहाँ से, वरना मैं आपको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। उसकी बात सुनकर अंश ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं रूही से मिलकर ही जाऊंगा। इतना कहकर वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक रूम दिखाई दिया तो अंश लड़खड़ाते हुए उस रूम की तरफ जाने लगा। आरोही उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती है। रूम के अंदर आकर अंश ने रूही की तरफ देखा तो रूही बेड पर बीचों बीच सो रही थी। अंश उसके पैर के पास जाकर बैठ गया और चुपचाप रूही को देखने लगा। वहीं आरोही गुस्से से रूम में आई और वो अंश की बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंश उससे हिला तक नहीं। तभी अंश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आरोही सीधा उसकी बाहों में आकर गिरी। अंश ने उसे कमर से पकड़ा और उसे घुमाकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर धीरे से बोला, मैंने तुमसे कहा ना, मैं रूही को देखकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। इतना कहकर उसने पीछे से आरोही की गर्दन को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। आरोही उससे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छूट नहीं पा रही थी। तभी उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो वो अंशु को जोर जोर से मारने लगी। अंशु को जब महसूस हुआ कि आरोही को सांस नहीं आ रही है तो ना चाहते हुए भी उसने आरोही को छोड़ दिया और खुद भी उसके साथ लंबी लंबी सांस लेने लगा। वहीं आरोही ने गुस्से से अंशु को घूरते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? उसकी बात सुनकर अंशु ने उसके होठों को चूमते हुए कहा, ऐसे हिम्मत हुई तुम्हें किस करने की? अगर इसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें एक बार फिर से किस करके बता सकता हूँ। उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से में कहा, हटिए मेरे ऊपर से और अपने घर जाइए। अब तो आपने रूही को देख लिया ना, अब आप यहाँ से जा सकते हो। घर जाने की बात सुनकर अंश ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे आज रूही और तुम्हारे साथ यही सोना है। उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से में कहा, ये कभी नहीं हो सकता। आप हमारे साथ नहीं सो सकते। अंश ने मासूमियत से पूछा, मैं क्यों नहीं सो सकता? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आरोही अंश को अपने रूम में सोने देगी? क्या अंश आरोही की नाराजगी दूर कर पाएगा? जानने के लिए बने रहना। तुम मेरे होने वाली वाइफ हो और रूही मेरी बेटी है। इस नाते मैं तुम दोनों के साथ सो सकता हूँ। आरोही ने गुस्से में कहा, नहीं,
आप हमारे साथ नहीं सो सकते। मैं आपकी होने वाली बीवी नहीं हूँ। ये ख़याली पुलाव पकाना बंद कीजिए। मैं आपकी बीवी कभी नहीं बनूँगी। अंश ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे बगल में एक ही बेड पर नहीं सो सकती तो ठीक है, तुम मेरे नीचे तो सो सकती हो ना। अभी हम लोग जिस कंडीशन में हैं वैसे ही सोते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? इधर मून क्लब में अमन अब तक पूरी तरह से नशे में धुत हो चुका था। वहीं प्रिया भी पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी। वो दोनों इस वक्त एक ही रूम के बाहर खड़े थे। उन दोनों के हाथ में उस रूम की अलग अलग चाबी थी और वो दोनों रूम के अंदर जाने के लिए लड़ रहे थे। दरअसल उन दोनों के रूम अलग अलग थे, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने प्रिया को गलती से अमन के रूम की चाबी दे दी थी, जिस वजह से प्रिया अमन से रूम के अंदर जाने के लिए लड़ रही थी। काफ़ी देर तक लड़ने के बाद फाइनली अमन ने चाबी डालकर रूम का गेट ओपन कर दिया। उसने प्रिया को दूर धक्का दिया और रूम के अंदर जाने लगा। अमन के धक्का देने की वजह से प्रिया नीचे गिर गई। अमन अंदर जा ही रहा था कि तभी प्रिया खड़ी हो गई और उसने अमन को जोर से धक्का दिया और उसे नीचे गिराते हुए बोली, प्रिया राठौर किसी का उधार नहीं रखती, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे सोना है। इतना कहकर वो लड़खड़ाते हुए बेड के पास चली गई। वो बेड पर जाकर गिरती उससे पहले ही अमन ने गुस्से में आकर उसे जोर का एक धक्का दिया, जिससे प्रिया मुंह के बल बेड पर गिर गई। तो अमन ने उसके हाथ पकड़कर उसके ऊपर बैठते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देकर नीचे गिराने की? उसकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे नीचे गिराने की, वैसे ही मेरी हिम्मत हुई तुम्हें नीचे गिराने की। हिसाब बराबर हो गया है। अब तुम मेरे ऊपर से उठो और मेरे हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो अमन से छूटने की कोशिश करने लगी, तो अमन ने उसे छोड़ दिया और उसके बगल में जाकर बैठ गया। तभी प्रिया बेड से उठी और अमन को धक्का देकर उसके ऊपर बैठते हुए बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था प्रिया राठौर से पंगा मत लेना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब सजा भुगतो। इतना कहकर वो जैसे ही अमन के मुंह पर पंच मारने वाली थी, तभी अमन ने उसे धक्का दिया और बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर जाकर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम मुझे मारकर मेरा चेहरा बिगाड़ना चाहती हो? अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर अमन ने प्रिया के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। उसके इस एक्शन से प्रिया एकदम हैरान हो गई। वो आंखें फाड़े अमन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसे समझ आया कि अमन उसे किस कर रहा है, तो वो दोनों हाथों से अमन को खुद से दूर करने लगी। लेकिन वो अमन को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ड्रिंक के नशे में होने की वजह से उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अमन को दूर कर सके। जब वो अमन को अपने हाथों से दूर नहीं कर पाई, तो उसने अपने सिर से अमन के सिर पर जोर से मारा, जिससे अमन को सिर में तेज दर्द हुआ और उसने प्रिया को छोड़ दिया और उसके बगल में जाकर लेट गया। उसने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? कोई इस तरह मारता है क्या? तुम्हें पता भी है मुझे कितना दर्द हो रहा है? उसकी बात सुनकर प्रिया बेड पर उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें मारा था, ताकि तुम्हें दर्द हो और तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैंने अभी अभी तुम्हें किस किया है। उसकी बात सुनकर प्रिया ने गुस्से में कहा,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। क्या अमन और प्रिया आएंगे एक दूसरे के करीब? क्या होगा सुबह? इन दोनों के बीच झगड़ा जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। तुमने मुझे किस नहीं किया, बल्कि तुमने मेरी पहली किस चुरा ली है। अब मैं अपने होने वाले पति को क्या जवाब दूंगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी होने वाली बीवी ने किसी और को अपनी पहली किस दी है। ये मालूम पड़ते ही वो मुझे डाइवोर्स दे देगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुमने मेरी पहली किस चुराई है ना, अब तुम खुद मुझसे शादी करोगी। उसकी बात सुनकर अमन उसे देखने लगा। उसने प्रिया को हैरानी से देखते हुए पूछा, तुमने अभी अभी क्या कहा? मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, वो भी सिर्फ एक किस के लिए? अगर ऐसी बात है तो मैंने अमेरिका में कई लड़कियों को किस किया है। क्या मुझे उन सब लड़कियों से शादी कर लेनी चाहिए थी? अगर मैं वहाँ सबसे शादी कर लेता तो अभी तक मेरे 100 बच्चे हो जाते। इतना कहकर वो 100 बच्चों के साथ अपने आप को इमेजिन करने लगा। 100 बच्चे उसे पापा पापा कहकर बुला रहे थे और वो दोनों तरफ से उसका हाथ खींचते हुए कह रहे थे, ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा है। ऐसा कहकर उसे परेशान कर रहे थे। ये सब इमेजिन करके अमन ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं 100 बच्चों का बाप नहीं बन सकता। उसकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, ओ पागल इंसान, ये इंडिया है। मैं तुम्हारी उन फिरंगी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं मेरी किस मेरे होने वाले पति के अलावा किसी और को नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी पहली किस संभाल कर रखी थी, लेकिन तुमने मेरी पहली किस चुरा ली। इतना कहकर प्रिया बच्चों की तरह रोने लगी। उसे रोते देखकर अमन ने उसके पास बैठते हुए पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें सिर्फ किस ही तो किया है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? देखो, तुम रो मत। प्रिया ने रोते हुए कहा, ये सिर्फ किस नहीं थी, ये मेरी पहली किस थी जो मैंने अपने पति को देने के लिए रखी थी। अब तुमने मेरी पहली किस ली है तो तुम ही मेरे पति बनोगे। इतना कहकर प्रिया अमन को किस करने लगी। उसकी किस इतनी पैशनेट थी कि अमन भी उसमें खोने लगा। देखते ही देखते कब वो दोनों एक दूसरे में खो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। इधर दूसरी तरफ ताज होटल। जगदीश चड्ढा ने पार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने कोई प्लान बनाया है उस अंश को बर्बाद करने के लिए? जगदीश चड्ढा की बात सुनकर पार्थ ने कहा, मैंने प्लान तो बनाया है, लेकिन बस मुझे उसे अंजाम देना है। उसकी बात सुनकर जगदीश चड्ढा ने पूछा, कौन सा प्लान? मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारा प्लान जानना चाहता हूँ। पार्थ ने कहा, जरूर बताऊंगा मिस्टर चड्ढा, क्योंकि ये प्लान तो आपके बिना इम्पॉसिबल है। इतना कहकर पार्थ जगदीश चड्ढा को उसके प्लान के बारे में बताने लगा। सारा प्लान को सुनकर जगदीश चड्ढा ने कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारा प्लान कामयाब होगा? पार्थ ने कहा, जरूर ये प्लान कामयाब होगा मिस्टर चड्ढा। बस मैं उस फैशन शो का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसे देखने के लिए अदर कंट्री से लोग आने वाले हैं। उस इवेंट में उस अंश की ऐसी बेइज्जती होगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा उस इवेंट को। इतना कहकर पार्थ जोर जोर से हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर जगदीश चड्ढा ने कहा, अगर तुम्हें अपनी बात पर इतना यकीन है तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ कब करना है? मैं उस दिन अपने लोगों से कहकर इस प्लान को अंजाम दिलवाऊंगा। उसकी बात सुनकर पार्थ ने
हाँ, मैं अपनी गर्दन हिलाई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। पार्थ और जगदीश चड्ढा ने मिलकर आखिर कौन-सा प्लान बनाया है? क्या उनका प्लान कामयाब होगा? जानने के लिए बने रहना। उसने सोफ़े से उठते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ। बहुत रात हो गई है। आप भी आराम कीजिए। जगदीश चड्ढा ने कहा, ठीक है। और फिर उन दोनों ने हैंडशेक किया और पार्थ वहाँ से निकल गया। इधर आरोही के घर पर आरोही ने गुस्से में कहा, क्या आप पूरी रात मेरे ऊपर सोकर बिताना चाहते हो? ये सुनकर अंश ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, आपको क्या लगता है इस हाथी जैसे शरीर को पूरी रात अपने ऊपर बर्दाश्त कर पाऊंगी? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, तुम्हें मैं किस एंगल से हाथी लगता हूँ? आरोही ने कहा, हर एंगल से आप हाथी लगते हो। ये सुनकर अंश ने कहा, तुम्हें पता है? आरोही ने कहा, अभी तक तो पता नहीं, अगर आप बोलोगे तो पता लग जाएगा। उसकी बात सुनकर अंश ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे बोलने दोगी तब तो मैं बोलूँगा ना। तुम तो मेरे बोलने से पहले ही अपना मुंह खोल देती हो। आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? अगर मैं आपकी बात पूरी होने से पहले ही अपना मुंह खोलती हूँ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मुझे आपकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसका मतलब है कि आप अपना मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। ये सुनकर अंश ने मुंह बनाते हुए कहा, दुनिया की तुम पहली लड़की हो जो मेरे जैसे हैंडसम और डैशिंग लड़के को अपने घर से जाने के लिए कह रही हो। अगर कोई और लड़की होती तो वो खुद मुझे अपने घर में पूरी रात रुकने के लिए कहती। ये सुनकर आरोही ने कहा, आपको किसने कहा यहाँ रुकने के लिए? यहाँ से आप उन लड़कियों के घर जा सकते हो जो आपको इनवाइट कर दी है। उसकी बात सुनकर अंश ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और उसके ऊपर से उठकर साइड में लेट गया। फिर उसने आरोही को अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये देखकर आरोही उससे छूटने की कोशिश करती है लेकिन वो छूट नहीं पा रही थी। थक हार कर आरोही भी अंश की बाहों में सो गई। दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे, इस बात से अनजान कि आगे उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। अगली सुबह अंश की जब आँख खुली तो उसने देखा आरोही उसकी बाहों में सो रही थी। आरोही को अपनी बाहों में देखकर अंश एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, अब मैंने इसके साथ क्या कर दिया? कुछ गलत तो नहीं किया ना? याद कर अंश, याद कर। ये कहते हुए वो कल रात की बातें याद करने की कोशिश करने लगा लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होने लगा। उसने खुद से कहा, अगर मैंने कल इसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया होगा तो ये पक्का मुझे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद तो मुझे भूल जाना होगा कि मैं इसे कभी अपनी लाइफ में शामिल भी कर पाऊंगा। अंशु खुद से ही बातें कर रहा था, तभी आरोही कसमसाने लगी। उसे कसमसाते हुए देखकर अंशु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी आरोही ने अपनी आंखें खोली और वो अंशु को देखने लगी। एक पल के लिए अंशु को देखकर आरोही उसमें ही खो गई। तभी उसे याद आया कि वो अंश की बाहों में सो रही है। ये याद आते ही वो अंश से दूर हो गई और अंश को उठाते हुए बोली, मिस्टर रायज़ादा, उठिए और यहाँ से चले जाइए। उसकी बात सुनकर अंश नींद से उठने का नाटक करता है क्योंकि जब आरोही उठी थी तब वो सोने का नाटक कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए
स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अंश अकेला आशिक के घर जाएगा या आरोही भी उसके साथ जाएगी, जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। और आरोही की तरफ देखते हुए बोला, आज मेरी कितनी अच्छा सुबह हुई है। जिस लड़की से मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, वो लड़की मेरी बाहों में है। मुझे सुबह सुबह उसका चेहरा देखने को मिल रहा है। इससे अच्छा क्या मेरा कोई दिन हो सकता है। उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, बस कीजिए और यहाँ से चुपचाप उठ जाइए। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी और नाश्ता करना है। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर आरोही ने कहा, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ना कॉफ़ी और ना नाश्ता, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाइए। अंश ने कहा, क्या तुम्हारे घर मेहमानों का स्वागत ऐसे होता है? क्या तुम मेहमानों को बिना कुछ खिलाए घर से ऐसे भगा देती हो? ये सुनकर आरोही ने कहा, हम घर पर आए मेहमानों को नहीं भगाते, लेकिन हाँ, आपके जैसे बिन बुलाए मेहमान को घर से हम ज़रूर भगाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, यहाँ से चले जाइए। उन दोनों की आवाज़ सुनकर रूही उठकर बैठ गई। जब उसने अंशु को देखा तो वो अंश की तरफ देखकर उसे पापा पापा कहने लगी। ये देखकर अंश के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, आप उठ गई परी? तभी आरोही ने रूही को घूरते हुए कहा, यहाँ कोई आपके पापा नहीं है, समझिए आप। इस आदमी को पापा मत कहो। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, तुम सुबह सुबह एक छोटी बच्चे से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? फिर उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, परी, आप मम्मा की बात मत सुनिए। आप मुझे पापा कहिए, क्योंकि मैं आपका पापा ही हूँ। उसकी बात सुनकर रूही हाँ में अपना सिर हिलाने लगी। उसे ऐसा करते देखकर आरोही पैर पटकते हुए रूम से बाहर चली गई और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। वो अपना सारा गुस्सा किचन के बर्तन पर निकाल रही थी। उसने बर्तन को पटकते हुए मुंह बनाकर कहा, उस इंसान को मेरे हाथ का नाश्ता खाना है। मैंने क्या उनके घर के सारे सर्वेंट को भगा दिया है जो वो मेरे हाथ का नाश्ता खाना चाहते हैं? वैसे भी उनके सर्वेंट को भगाने की क्या ज़रूरत? इस इंसान का सड़ा हुआ चेहरा देखकर ही वो खुद भाग जाते हैं। और तो और मेरी बेटी उस इंसान को मेरे सामने पापा कह रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उस इंसान को पापा कहने की? मैंने जब उस शैतान से कहा कि उस इंसान को पापा मत कहो, तब उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उस इंसान ने कहा कि मुझे आप पापा कहो, तो कैसे हाँ में सिर हिलाने लगी। मेरी तो कोई उसे वैल्यू ही नहीं है उस इंसान के सामने। वहीं अंश अब तक रूही को लेकर हॉल में आ गया था। वो सोफे पर बैठकर आरोही को गुस्सा करते हुए देख रहा था और उसकी बातें भी सुन रहा था। आरोही की सारी बात सुनकर अंश ने रूही की तरफ देखकर जोर से कहा, परी बेटा, आपको पता है अमीर घर की बीवियाँ और मिडिल क्लास फैमिली की बीवियों में क्या फ़र्क है? उसकी बात सुनकर रूही ने ना में अपनी गर्दन हिलाई। तो अंश ने कहा, आपको कैसे पता होगा? आप तो अभी बहुत छोटी हो। मुझे ये बात मेरी दादी ने कही थी, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी बात सुनिए। उसकी बात सुनकर रूही हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगी। तो अंश ने कहा, अमीर घर की बीवियों को जब अपने पति पर या किसी और चीज़ पर गुस्सा आता है, तो आपको पता है वो अपना गुस्सा कैसे निकालती है? रूही को उसकी बात समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी। तो अंश ने कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक
और शेयर जरूर करना। क्या अंश आरोही की नाराजगी को कभी दूर कर पाएगा? क्या वो आरोही को मनाएगा? जानने के लिए बने रहना। वो अपना गुस्सा घर के सामान को तोड़ फोड़ कर निकालती है। वही मिडिल क्लास फैमिली की बीवियों को जब अपने पति पर या किसी और चीज पर गुस्सा आता है तो वो अपना सारा गुस्सा किचन के बर्तनों पर निकालती है। अगर उन बर्तनों में जान होती तो अब तक 1000 बार वो बर्तन इन औरतों के हाथ से मर चुके होते। बेचारे उन बर्तनों को भगवान भी नहीं बचा सकता था इन औरतों के हाथों से। अब मुझे यह फीलिंग आ रही है कि मैं एक बेचारा पति हूँ और अंदर तुम्हारी मॉम यानी कि मेरी बीवी अपना सारा गुस्सा उन बर्तनों पर निकाल रही है। उसकी बात सुनकर आरोही अपने हाथ में एक बड़ा सा बर्तन लेकर किचन से बाहर आई और अंश को देखते हुए बोली, मुझे बार बार बीवी कहना बंद कीजिए, वरना कल तो मैंने आपको गलती से डंडे से मारा था, जिस वजह से अभी आपके सिर पर सूजन आ गई है। लेकिन अगर आप चुप नहीं रहे तो आपको मैं आज जानबूझकर इस बर्तन से मारूंगी। चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ बैठे रहिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर अंश ने उसके हाथ में पकड़े बर्तन को देखते हुए अपने मन में कहा, अंश चुप हो जा। तेरी होने वाली बीवी शैतान का रूप धारण कर चुकी है। क्या पता कल की तरह ये सच में तुझे इस बर्तन से मार दे। उसके बाद मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? पहले ही एक साइड से मेरी बीवी ने मेरा फोरहेड सुजा दिया है, अगर दूसरी साइड भी इसने वही किया तो मेरे सिर का फालूदा बन जाएगा। ये सोचकर अंश हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगा तो आरोही वहां से किचन में चली गई। तभी रूही आरोही को मम्मा मम्मा कहकर बुलाने लगी। इधर मून क्लब अमन के रूम में जब प्रिया की आंख खुली तो उसने देखा वो बेड पर सो रही थी और उसके बगल में एक लड़का पेट के बल सोया हुआ था। ये देखकर प्रिया को एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। फिर उसने अपने आप को देखा तो खुद को बिना कपड़ों के देखकर उसे समझ आया कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। ये समझ आते ही उसने गुस्से से अपने बगल में सो रहे लड़के को एक जोरदार लात मारी और उसे बेड से नीचे गिरा दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? बेड पर सो रहे अमन को जब अचानक लात पड़ी और वो नीचे गिरा तो उसकी कमर पर मोच आ गई। उसने अपनी कमर को सहलाते हुए बेड पर देखा तो प्रिया गुस्से से उसे ही घूर रही थी। प्रिया को देखकर अमन बेड पर आकर बैठ गया और प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम पागल हो? सोए हुए इंसान को कोई ऐसे लात मारता है और तुम ये क्या बोल रही हो कि मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? हेलो मैडम, वो मैं नहीं था जो तुम्हारे पास आया था, वो तुम थी जो मेरे ऊपर चढ़कर मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारा पति हूँ वगैरह वगैरह। मैंने बहुत कोशिश की थी अपने आप को तुमसे छुड़ाने की, लेकिन तुम तो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैं भी अपने आप को कब तक कंट्रोल करता? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें किस किया था, लेकिन तुम तो इतना कहकर अमन चुप हो गया। वहीं प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगी? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तुमने ही मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया होगा। उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अमन और प्रिया का किस्मत में मिलना लिखा है या फिर इन दोनों के
रास्ते होंगे अलग, जानने के लिए बने रहना। ओ मैडम, मैंने तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। तुम ही मेरे रूम में आई थी और हाँ, जिस तरह तुम कल रात को पूरी तरह नशे में थी, उसी तरह मैं भी नशे में था। अपने दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालकर कल रात की बात याद करो, तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। उसकी बात सुनकर प्रिया चुप हो गई और कल रात के बारे में सोचने लगी। कल रात की कुछ धुंधली सी तस्वीरें उसे याद आ रही थी, जिसमें वो रूम में अमन को धक्का देकर आई थी और अमन ने उसे बेड पर गिराकर किस किया था और बदले में उसने भी अमन को किस किया था। ये सब याद आते ही प्रिया एकदम हैरान हो गई। उसने खुद से कहा, तुम्हें खूब शौक था ना प्रिया, ड्रिंक करके मज़ा करने का। तुमने कल रात को बहुत अच्छे से मज़ा कर लिया है। इसलिए बड़े लोग कहते हैं कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जैसे आजकल के लोग उनकी बात सुनते कहाँ हैं। आज मुझे समझ आ रहा है बड़ों की बात ना सुनने का नतीजा क्या होता है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है, लेकिन अब तक मैं अपनी इज्जत तो गवा चुकी हूँ। अब पछताने से क्या फ़ायदा। वहीं अमन प्रिया को देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि प्रिया को सब कुछ याद आ गया है। तभी अमन ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम अभी भी मुझे ब्लेम करोगी, लेकिन मेरी भी उतनी ही गलती है जितनी तुम्हारी। हम दोनों नशे में थे। अगर फिर भी तुम चाहती हो कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, तो मैं लेने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गलती हम दोनों की बराबर की थी। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। इसे एक सपना समझकर हम दोनों भूल जाएंगे। इतना कहकर उसने अपने आप को बेडशीट से कवर किया और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई और अपने कपड़े पहनकर अमन से बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकल गई। अमन प्रिया को जाते हुए देख रहा था। प्रिया के वहाँ से जाने के बाद वो भी फ्रेश हुआ और पूरी तरह से रेडी होकर वहाँ से बाहर निकल गया। इधर कपूर मेंशन में सानिया और उसके डैड नीरज कपूर इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी सानिया ने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, डैड, मैं कल अंश रायजादा से मिलकर आई हूँ। इस बार भी वो हमारे फैशन शो का इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि इस साल भी उनकी कंपनी की मॉडल होगी। उन्होंने हमें एक हफ्ते का टाइम दिया है कि हम हमारी बेस्ट डिज़ाइन एक हफ्ते में उन्हें दिखाएं। सानिया की बात सुनकर नीरज कपूर बहुत खुश हुए। उन्होंने खुश होते हुए कहा, मुझे जानकर खुशी हुई कि इस साल भी अंश रायजादा हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। अब इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि इस इवेंट को देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। हमारी दोनों कंपनियों की रेपुटेशन इस इवेंट से जुड़ी है। अगर इस इवेंट में कुछ भी हुआ जिस वजह से रायज़ादा कारपोरेशन पर दाग लगा, तो अंश हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए एक बात याद रखना, कोई भी गलती ना हो जिससे अंश हमसे गुस्सा हो जाए, क्योंकि अंश इंसान के रूप में एक भेड़िया है। अगर उसके साथ कोई भी गलत करता है तो वो उस इंसान को बर्बाद करने में एक मिनट भी नहीं लगाता। अपने डैड की बात सुनकर सानिया डर गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। नीरज जी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं कपूर हाउस में तुम्हारे आने की खुशी में पार्टी रखना चाहता हूँ और मैं ये पार्टी परसों रखना चाहता हूँ, ताकि सबको पता चल जाए कि तुम कपूर कंपनी की नई सीईओ हो और फिर फैशन शो में तुम देश विदेश के लोगों के बीच कपूर कंपनी की सीईओ के रूप में
पहचानी जाओ, ताकि आगे चलकर हमारी कंपनी को फ़ायदा हो। कि इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या कुछ काम है तो तुम मुझे बता सकती हो, ताकि मैं कुछ दिन बाद पार्टी रखूं। और अगर नहीं है तो मैं परसों की डेट फिक्स कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या सानिया अंशु को कभी अपना बना पाएगी? जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। उनकी बात सुनकर सानिया ने कहा, डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परसों पार्टी रख सकते हो, लेकिन डैड, मैं अंशु को पर्सनली उनके ऑफिस जाकर इनवाइट करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर नीरज जी ने कहा, उन्हें तो पर्सनली जाकर इनवाइट करना ही होगा। मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम अभी से अपनी जिम्मेदारी समझने लगी हो। उनकी बात सुनकर सानिया ने खुश होते हुए कहा, मैं कल ही रायज़ादा कारपोरेशन जाकर अंश रायज़ादा को पार्टी के लिए इनवाइट करूंगी। इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल से उठ गई और घर से बाहर निकलकर कपूर कारपोरेशन के लिए निकल गई। कुछ देर बाद सानिया की कार कपूर कारपोरेशन के बाहर आकर रुकी। सानिया कार से बाहर आई। उसने एक नज़र कपूर कारपोरेशन को देखा, जो 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी। फिर सानिया कपूर कारपोरेशन के अंदर चली गई और अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन की तरफ चली गई। केबिन में आकर उसने अपने असिस्टेंट मोना को बुलाया। मोना जब उसके केबिन में आई तो सानिया ने कहा, एक मीटिंग अरेंज करो। हमारी कंपनी में जितने भी फैशन डिज़ाइनर हैं उन सबको इस मीटिंग में आने के लिए कहो। उसकी बात सुनकर मोना ने कहा, जी मैम, मैं अभी मीटिंग का अरेंजमेंट करती हूँ। इतना कहकर मोना केबिन से बाहर निकल गई। मोना के जाने के बाद सानिया ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, अंश रायज़ादा, इस इवेंट के ख़त्म होने से पहले मुझे किसी भी तरह तुम्हें अपना बनाना होगा, ताकि पार्थ के साथ मिलकर मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं। मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं तो सिर्फ पार्थ की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पार्थ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो कहावत है ना, प्यार में सब कुछ जायज़ है। अब मैं भी वही कर रही हूँ। फिर उसने अपने डैड को याद करते हुए कहा, मैं जानती हूँ डैड, ये इवेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए इस इवेंट का सक्सेस होना, ताकि मैं अंश से शादी कर सकूं। एक बार मेरी अंश से शादी हो जाए, उसके बाद मैं अंश की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दूंगी और फिर पार्थ से शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी पार्थ के साथ बिताऊं। ये सोचकर सानिया हंसने लगी। इधर आरोही के घर पर जब रूही आरोही को बुलाती है तो आरोही ने रूही की तरफ देखते हुए पूछा, आप मुझे क्यों बुला रही हो? तुम्हारे पापा है ना इधर, जो तुम्हारे पास ही बैठे हैं। इतना कहकर वो अंश को घूरने लगी। वहीं आरोही के मुंह से जब अंश ने ये सुना कि वो रूही का डैड है तो वो खुश होकर आरोही की तरफ देखने लगा। उसे ऐसे खुश होकर खुद को देखते हुए देखकर आरोही को रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी-अभी क्या कहा है। उसने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा, मेरे कहने का वो मतलब था कि तुम इस इंसान को पापा कहती हो ना। अब ये तुम्हारे साथ यहाँ बैठा है तो तुम मुझे क्यों बुला रही हो? मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए किचन से खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली गई और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। फिर उसने एक प्लेट में नाश्ता लिया और रूही को बुलाने लगी। जब रूही ने आरोही की आवाज़ सुनी तो वो अंश की गोद से नीचे उतरकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। उसे अपने नन्हे कदमों से डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए देखकर अंश के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा,
अगर मैं आपके साथ आपके बर्थ के टाइम होता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या रूही की वजह से आरोही और अंश आएंगे एक दूसरे के करीब? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। तो कितना अच्छा होता। भले ही मैं उस टाइम आपके साथ नहीं था, लेकिन अब से मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझसे कितना भी नाराज हो जाओ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। ये सोचकर वो भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और रूही को अपनी गोद में लेकर उसे नाश्ता करवाने लगा। रूही चुपचाप उसके हाथ से नाश्ता कर रही थी। रूही को नाश्ता करवाते हुए अंश भी अपना नाश्ता कर रहा था। वहीं आरोही उन दोनों को घूर घूर कर देख रही थी। उसे ऐसे घूरते हुए देखकर अंश ने रूही से कहा, परी, क्या आपको उपमा पसंद आया? आज आपकी मम्मा ने आपके लिए उपमा बनाया है। उसकी बात सुनकर रूही हाँ में अपना सिर हिलाती है। उसे हाँ में सिर हिलाते हुए देखकर अंश ने कहा, मुझे भी उपमा बहुत पसंद है। मेरी दादी जब थी ना, तब वो मुझे अपने हाथों से उपमा बनाकर खिलाया करती थी। उसकी बात सुनकर आरोही ने धीरे से कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि इन्हें उपमा पसंद है तो मैं थोड़ा सा जहर मिलाकर इन्हें दे देती, ताकि इनसे हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छूट जाता। पर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, इनके पूरे शरीर के अंदर जहर भरा है। इन्हें थोड़े से जहर का तो असर भी नहीं होता। उसे ऐसे खुद में ही बड़बड़ाते हुए देखकर अंश ने पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? आरोही ने ना में अपनी गर्दन हिलाई। तो अंश ने कहा, अब तुम जाकर तैयार हो जाओ और रूही को भी रेडी करो। हम लोग साथ में आशी के घर चलेंगे। वहाँ तुम रूही को छोड़ना और फिर हम ऑफिस चलेंगे। मैंने पहले ही ड्राइवर को यहाँ बुला लिया है, वो बाहर खड़ा है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, आप अकेले चले जाइए, मुझे आपके साथ नहीं आना। मैं आशी के घर रूही को लेकर टैक्सी से आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अंश ने कुछ नहीं कहा। उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, रूही, क्या आप मेरे साथ चलोगी? रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अंश के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आज आपके पापा आपके अपने हाथों से तैयार करेंगे। उसकी बात सुनकर रूही जोर जोर से ताली बजाने लगी और अंश के गाल पर किस करने लगी। आरोही ने जब देखा कि रूही अंश की हर बात में हाँ में अपना सिर हिलाती है, उसने खुद से कहा, ये लड़की मेरी तो एक बात सीधे सीधे नहीं सुनती और इस इंसान की हर बात आसानी से मान जाती। इस लड़की की शैतानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं अंश रूही को लेकर रूम की तरफ जा रहा था। उसे रूम में जाते देखकर आरोही ने कहा, ये इंसान खुद को समझता क्या है? किसी के भी घर में मुंह उठाकर आ जाता है और फिर अपनी मनमानी करने लगता है। ये सब कहते हुए आरोही भी उन दोनों के पीछे जाने लगी। अंश रूही को लेकर रूम में आया। रूम में आकर उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, आपकी मम्मा ने आपके कपड़े कहाँ रखे हैं? क्या आपको मालूम है? उसकी बात सुनकर रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अंश ने कहा, किधर रखे हैं आपके कपड़े? ये कहकर वो चारों तरफ देखने लगा। तभी रूही अपनी उंगली कबर्ड की तरफ पॉइंट करती है। उसे कबर्ड की तरफ उंगली पॉइंट करते देखकर अंश कबर्ड के पास चला गया और कबर्ड को खोलकर उसमें रूही के कपड़े देखने लगा। उसने रूही का एक फ्रॉक निकाल कर रूही को दिखाया।
तो उस फ्रॉक को देखकर रूही नाव में अपनी गर्दन हिलाने लगी। तो अंश ने उस फ्रॉक को साइड में फेंका और रूही को दूसरे कपड़े दिखाने लगा। रूही ने उन कपड़ों को देखकर नाव में गर्दन हिलाई, तो अंश ने उन्हें भी नीचे फेंक दिया। वहीं आरोही जब रूम के अंदर आई तो उसने देखा रूही के पूरे कपड़े जमीन से लेकर बेड पर फैले हुए थे। वहीं अंश कबर्ड के पास खड़ा होकर दोनों हाथ में एक एक कपड़ा लेकर रूही से पूछ रहा था कि आप कौन से कपड़े पहनोगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या रूही पहनेगी अंश की पसंद के कोई कपड़े? क्या अंश रूही को रेडी कर पाएगा? जानने के लिए बने रहना। वही रूही कपड़े को देखकर नाव में अपनी गर्दन हिला रही थी। उसे ऐसा करते देखकर अंश परेशान हो गया। तभी उसने रूही से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज बच्चा, एक कपड़े तो सिलेक्ट कीजिए। पापा आपको कपड़े दिखाते दिखाते थक गए हैं। अब आपको पापा और कपड़े नहीं दिखा सकते। अब आपको ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं तो आपको पापा की पसंद के कपड़े पहनने होंगे। कपड़े पहनने के बाद आप बिल्कुल भी जिद नहीं करोगी और ना ही रोओगी। इतना कहकर उसने एक फ्रॉक निकाली और रूही की तरफ दिखाते हुए बोला, क्या आप ये कपड़े पहनोगी? उस रेड कलर की फ्रॉक को देखकर रूही हाँ में अपनी गर्दन हिलाती तो अंशु के फेस पर स्माइल आ जाती। उसने उस फ्रॉक को देखते हुए खुद से कहा, इसे पहनाते कैसे हैं? मैंने तो आज तक कभी बच्चों को कपड़े नहीं पहनाए और ना ही कभी बच्चों को कपड़े पहनाते हुए देखा है। ये सोचकर वो उस फ्रॉक को लेकर रूही के पास आ गया और उस फ्रॉक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, इस कपड़े को सिर से पहनाते हैं या पैरों के नीचे से पहनाते हैं? इतना कहकर वो उस फ्रॉक को आगे पीछे करके देखने लगा। फिर उसने कहा, पहले पैरों से पहना कर देखता हूँ। इतना कहकर वो उस फ्रॉक के अंदर रूही के पैर डालता है और उस फ्रॉक को ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्रॉक ऊपर नहीं जा रही थी क्योंकि अंश ने उस फ्रॉक की पीछे की जिप नहीं खोली थी, जिस वजह से वो फ्रॉक रूही के पैर में ही अटक रही थी। वहीं आरोही दरवाजे पर खड़ी होकर कब से अंश और रूही को देख रही थी। उन दोनों को ऐसे देखकर आरोही को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि अंश रूही को कपड़े पहनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। और उसे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि अंश ने पूरे रूम में रूही के कपड़े फैला दिए थे। वो गुस्से से रूम के अंदर आई और साइड टेबल पर रखे पानी के जग से पानी ग्लास में डालकर उसने ग्लास अंश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पानी पी लीजिए, आप थक गए होंगे मेरी बेटी की पसंद के कपड़े चूज करते करते। आरोही की आवाज़ सुनकर अंश अपने बगल में देखने लगा तो आरोही अपने हाथ में पानी का ग्लास लेकर खड़ी थी। तभी आरोही ने अंश की तरफ ग्लास बढ़ाते हुए कहा, बच्चों को संभालना इतनी आसान बात नहीं है जितनी आसान आप समझ रहे हो। बच्चों की हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसने अंश के हाथ से फ्रॉक लेकर उसकी जिप निकालते हुए कहा, बिना जिप निकाले कपड़े नहीं पहनाए जाते। अब आप हमारा वेट कीजिए बाहर, मैं रूही को रेडी करके आती हूँ। इतना कहकर वो रूही को तैयार करने लगी। वहीं अंश पानी पीकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद आरोही रूही के साथ रेडी होकर बाहर आई। उन दोनों को देखकर अंश ने कार का डोर ओपन किया तो आरोही रूही को लेकर कार में बैठ गई। उनके बैठने के बाद अंश भी कार में बैठ गया और फिर उनकी कार आशी के घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद उनकी कार आशी के घर के
बाहर आकर उठी। अर्श कार से बाहर आया और उसने रूही को अपनी गोद में लिया। फिर उसने आरोही की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया ताकि आरोही उसका हाथ पकड़कर बाहर आ जाए, लेकिन आरोही ने उसके हाथ को पूरी तरह से इग्नोर किया और खुद ही बाहर आ गई। आरोही को ऐसा करते देखकर अंश ने खुद से कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। जब निशांत जी को अंश का आरोही के घर पर रहने वाली बात पता चलेगी तब वो क्या करेंगे, जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? इतना कहकर वो आशी के घर के अंदर गया। वहीं आरोही भी अंश के पीछे पीछे अंदर चली गई। जब अंश अंदर आया तो उसने देखा उसके मॉम डैड और आशी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं जब आशी ने अंश और आरोही को साथ में देखा तो वो एकदम हैरान हो गई। उसने अपने बगल में बैठे निशांत जी को कोहनी मारी। उसके ऐसे कोहनी मारने से निशांत जी आशी की तरफ देखने लगे तो आशी उन्हें आंखों से ही इशारा करके सामने देखने को कहती है। उसका इशारा समझकर निशांत जी सामने देखने लगे। उन्होंने सामने देखते हुए कहा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उनकी बात सुनकर शालिनी जी निशांत जी की तरफ देखने लगी। निशांत जी को इससे हैरान होकर सामने देखते हुए देखकर शालिनी जी भी सामने देखने लगी। सामने देखकर एक पल के लिए शालिनी जी भी हैरान हो गई। तभी निशांत जी ने शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपके बेटे के पास जादू की छड़ी है जिसे एक बार आसमान में घुमाया और रात भर में ये चमत्कार हो गया? कल ही तो आपका बेटा हमसे कह रहा था कि वो आरोही को बहुत जल्द मना लेगा। अब एक ही रात में उसने आरोही को मना भी लिया। निशांत जी की बात सुनकर शालिनी जी उन्हें घूर कर देखने लगी। उन्हें खुद को घूरते हुए देखकर निशांत जी एकदम चुप हो गए। तो शालिनी जी सोफे से उठ गई और अंश के पास जाकर रूही को अपनी गोद में लेने लगी। तो रूही उनकी गोद में चली गई। रूही को शालिनी जी की गोद में देखकर निशांत जी शालिनी जी के पास आकर रूही को अपनी गोद में लेते हुए बोले, मेरी पोती को मुझे दे दो। उनकी बात सुनकर शालिनी जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, आपकी नहीं, वो मेरी भी पोती है। जब अंश ने देखा कि उसके मॉम डैड रूही के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो उसने ना में अपना सिर हिलाया। फिर उसने आरोही से कहा, मैं रेडी होकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहकर मेरा वेट करो। अकेले ऑफिस जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता इस पूरी दुनिया में। ये सुनकर अंश ने कहा, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं बुरा बन जाऊं तो मैं बुरा नहीं बनूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार से पेश आऊं तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार कहकर तो देखो। इतना कहकर अंश आरोही की तरफ आई विंग करता है। उसकी हरकत देखकर आरोही उसे घूर कर देखने लगी। वहीं निशांत जी ने जब आरोही और अंश को बातें करते हुए देखा तो उन्होंने आरोही के पास जाकर कहा, आरोही बेटा, आप शालिनी जी के पास चली जाइए, मुझे अंश से कुछ बात करनी है। उनकी बात सुनकर आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो वहाँ से शालिनी जी और आशी के पास चली गई। उसके जाने के बाद निशांत जी ने अंश को घूर कर देखा और उसे स्टडी रूम में आने को कहकर वो स्टडी रूम की तरफ चले गए। अंश भी उनके पीछे पीछे स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में आकर वो दोनों चेयर पर बैठ गए। तभी निशांत जी ने अंश की तरफ देखते हुए पूछा, कल रात को तुम कहाँ थे?
मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। तुम जानते हो, मुझे पता करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इतना कहकर निशांत जी अंश को घूरने लगे। तो अंश ने कहा, डैड, मैं कल रात को आरोही के घर पर था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जब निशांत जी को अंश का आरोही के घर पर रहने वाली बात के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। उसकी बात सुनकर निशांत जी ने गुस्से में कहा, तुम वहाँ क्या करने गए थे? कहीं तुमने आरोही को डराया धमकाया तो नहीं? वो कहीं तुमसे डर कर तुम्हारे साथ यहाँ तो नहीं आई है? अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम कभी आरोही को अकेली समझने की कोशिश मत करना। मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। इस बार तुम्हारी वजह से मैं उसे रोने नहीं दूंगा। उनकी बात सुनकर अंश ने कहा, आपको क्या लगता है डैड, मैं उसे डरा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी होने वाली बहू तो आजकल मुझे डरा रही है। कल रात को तो उसने मुझे चोर समझकर डंडे से मारा। यहाँ तक कि सुबह बर्तन से मुझे मारने के लिए आई थी। पूरी दुनिया मुझसे डरती है, लेकिन मैं अपनी होने वाली बीवी को मनाने के लिए खुद ही डंडे से मार खा रहा हूँ। फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, आपको क्या लगता है आपकी होने वाली बहू बहुत मासूम है? नहीं डैड, वो शेरनी बन चुकी है और मैं उसे नहीं डरा रहा, बल्कि वो खुद मुझे डरा धमका रही है। उसकी बात सुनकर निशांत जी ने हंसते हुए कहा, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें कंट्रोल करने के लिए कोई आ गया है। तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन कर रहा है कि मैं दुनिया वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहूँ कि देखो, जिसे देखकर आप सब डरते हो, आज वो एक लड़की से डर रहा है, वो भी अपनी होने वाली बीवी से। इतना कहकर निशांत जी फिर से जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें ऐसे हंसते देखकर अंश ने उन्हें घूरते हुए कहा, डैड, आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? फिर उसने अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल लाते हुए कहा, ये शायद आप भूल रहे हो। ये सुनकर निशांत जी ने उसे घूरते हुए पूछा, मैं क्या भूल गया हूँ? अंश ने कहा, यही कि मेरी हालत तो अब ऐसी हुई है। आपकी तो शादी हुए इतने साल हो गए, फिर भी आप मोम से इतने डरते हो। उसकी बात सुनकर निशांत जी ने अपने मन में कहा, अमन सही कह रहा था, ये एक नंबर का जहरीला नाग है। जब भी मुंह खोलता है जहर ही उगलता है। अच्छी बात तो इसके मुंह से निकलती ही नहीं है। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें अंश की आवाज आई। क्या हुआ डैड, आप किस सोच में पड़ गए? ज्यादा मत सोचिए, मैंने अभी अभी जो कहा है वो सच कहा है। मैं अभी से नहीं, बचपन से देखता आया हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके जैसा नहीं बनूंगा। ये सुनकर निशांत जी ने एकदम से सक पकाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी मोम से डरता नहीं हूँ, बल्कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे मना करने से उन्हें बुरा लगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या रूही की वजह से आरोही और अंश आएंगे एक दूसरे के करीब? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। तुम कल रात को अपनी बीवी को मनाने के चक्कर में डंडे से मार खाकर यहाँ आए हो, और तो और आज सुबह बर्तन से मार खाते खाते बचे हो। मैंने वो सब तो नहीं किया, समझे तुम? उनकी बात सुनकर अंश ने कहा, अच्छा, तो आप मॉम से नहीं डरते हो? ठीक है, मैं अभी मॉम को कॉल करता हूँ। आपने जो बात अभी मुझसे कही है वो आप मॉम से कहना, तब मैं आपको मान जाऊंगा। इतना कहकर अंश अपना फोन निकालता है। तभी निशांत जी ने उसे घूरते हुए कहा, बस करो, क्या तुम हम दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अंश ने कहा,
मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती डैड, क्योंकि मैं आपका ही बेटा हूँ। कोई मेरा मज़ाक उड़ाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ? ये सुनकर निशांत जी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब तेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये सुनकर अंश ने कहा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ डैड कि मैं आरोही से डरता नहीं हूँ, मैं उसे मना रहा हूँ। एक बार मेरी उससे शादी हो जाए, उसके बाद आप देख लेना, इन सब का मैं उससे भी बदला लूँगा। ये सुनते ही निशांत जी ने गुस्से में कहा, अगर तुमने उसे हर्ट करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमेशा एक बात याद रखना, मेरे लिए आशी और आरोही दोनों एक जैसी हुई। आरोही के साथ कुछ भी बुरा करने से पहले तुम एक बार ये ज़रूर सोचना कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें जेल क्या, जहन्नुम में पहुँचाने के लिए मैं एक सेकंड नहीं सोचूँगा। उनकी धमकी सुनकर अंश ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए डैड, मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे पता है, अगर मैंने उसके साथ कुछ भी किया तो वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता कि फ्यूचर में उसे हर्ट नहीं होगा। इतना कहकर वो स्टडी रूम से बाहर चला गया। अब कैसे मनाएगा अंश आरोही को, जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।